सुमित्रा देवी हॉल में अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। बेटी की शादी को अभी 5 ही दिन हुए थे और बेटी चारू पति नीरज के साथ पग फेरे की रस्म के लिए मायके आई हुई थी। तभी सुमित्रा दामाद नीरज को अपनी सहेलियों से मिलवाने के लिए आवाज लगाती है। नीरज बेटा, आ रहा हूँ, बाथरूम में हूँ। 2 मिनट बाद। आपने मुझे बुलाया था? बेटा ये कौन सा तरीका होता है बोलने का? हाँ जी, बाहर मेरी 4 सहेलियां आई हुई थी, उनके सामने मैंने आपको आवाज लगाई कि नया नया दामाद आया है, सहेलियों से मिलवा देती हूँ, और आपने तो नाक कटवा के रख दिया हमारी। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने मम्मी जी जो आप ऐसा कह रही हैं? अरे और नहीं तो क्या बोलूं? अच्छा लगता है कि ऐसे बड़ों की बात का बाथरूम से चिल्ला के जवाब देना? आपकी मम्मी डैडी ने यही सिखाया है आपको? अरे मम्मा क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो आप? अरे गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं, शादी हो गई है, अब थोड़े से तो तौर तरीके होने चाहिए ना। शरीफ घर के दामाद को ऐसे बिहेव करते हैं, और तू खबरदार जो बीच में बोली तो। बताओ, बाथरूम से चिल्ला के जवाब दे रहे और वो भी ना हाँ जी मम्मी जी आके सीधे खड़े हो गए। आपने बुलाया था? क्या यार मम्मी, आप बिना बात की बात पर नीरज के ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ रहे हो। अपने सोनू को देख लो, वो बड़ा मम्मी जी करके बात करता है आपसे, हर बात पर उल्टा जवाब देता है आपको। और वैसे भी नई नई शादी हुई है, सीख जाएंगे ना। क्या आपने चिल्लाना शुरू कर दिया? ऐसा है कि ये पति की गुलामी करने वाले ढोंग अपने ससुराल में जाकर दिखाइयो, यहाँ पर बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और सोनू का इनके साथ कंपैरिजन है क्या? सोनू बेटा है इस घर का, हमारे सामने निक्कर पहनकर घूमता था, डायपर चेंज करा है मैंने उसका, और ये दामाद है इस घर के। दामाद ना बेटा, दामाद के पजामे में रहते हुए ही अच्छा लगता है। सोनू बच्चा है इस घर का, ये पराया घर से आया है, कोई कंपैरिजन है इनका उसके साथ? आई बड़ी मेरे बेटे से कंपेयर करने वाली। गलती ना मेरी है, मुझे ऐसे चिल्ला कर आपको जवाब नहीं देना चाहिए था, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है बेटा, मैं भी कोई कुछ कह थोड़ी ना रही हूँ, आप दामाद हो इस घर के, अभी इस घर के रीति रिवाज और तौर तरीके सिखाने की जिम्मेदारी तो हमारी ही है ना। हम सिखाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ससुराल में कैसे बिहेव करते हैं? बाकी परेशान होने की कोई बात नहीं है बेटा, हम बड़े मॉडर्न ख्याल वाले लोग हैं, दामाद और बेटे में कोई फर्क नहीं करते। जी मम्मी जी, ठीक कह रहे हो आप कहाँ दामाद और बेटे में फर्क करती हो? आपने तो बेटे से भी ज्यादा बातें सुना दी मेरे को। इतनी बातें अपने बेटे को बोलने से पहले भी शर्म आ जाती है माँ बाप को, लेकिन आपने तो कोई लिहाज ही नहीं किया। क्या क्या कुछ भी बोल रहे हो आप बेटा जी? नहीं, मैं कहाँ कुछ कह रहा था, मैं कह रहा था बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी आप मतलब पुराने जमाने की जाहिल औरतों की तरह थोड़ी ना हो, आप तो आज के जमाने की किटी पार्टी करने वाली मॉडर्न महिला हो। आप कहाँ बेटे और दामाद में फर्क करोगे? अरे सुनती हो भाई, ये सिलेंडर खत्म हो गया है और हमें अपने लिए पानी गर्म करना है। अपने सोनू को बोलो जरा स्टोर रूम से लाकर सिलेंडर बदल दे। कमाल करते हो जी आप, यहाँ दामाद जी खड़े हैं, अब बेटे और दामाद में कोई फर्क थोड़ी ना होता है। नीरज बेटा, स्टोर रूम से ना भाग के सिलेंडर उठा कर लाओ फटाफट से। अगर सवेरे टाइम से तुम्हारे पापा जी को गर्म पानी ना मिले ना तो फ्रेश नहीं हो पाते, फिर पूरा दिन गंदी गैस छोड़ छोड़ के माहौल खराब कर देंगे। जी मम्मी, मतलब मैं लेकर आऊं? हाँ जी, आप ही का तो नाम नीरज है ना? नीरज, फिर मैं क्या दीवारों से बात कर रही हूँ? जाओ जाओ बेटा जी, देर मत करो, फिर चाय भी तो पीनी है ना। चाय का नाम सुनकर नीरज की थोड़ी जान में जान आई और वो स्टोर रूम से लाकर सिलेंडर रसोई में रख देता है। लो जी, फिर वही वाली बात, अब सिलेंडर लाने को कहा है तो लाकर यहाँ रखकर छोड़ दिया। अरे बेटा, पुराना सिलेंडर हटाकर नया जोड़ दो ना, उसमें फिर वही छोटी छोटी बातों के लिए कहना पड़ता है आपको। अरे घर पर मम्मी जी ने कभी कोई काम नहीं करवाया क्या घर का? बेटा बुरा मत मानना, लेकिन शादी से पहले ना छोटे मोटे काम सीख लेने चाहिए। अब क्या सास ये सब सिखाएगी? माँ बाप का कोई फर्ज होता है कि नहीं? एक्चुअली वो क्या है ना मम्मी जी, मैं छोड़ो ना मम्मी, नीरज तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नीरज बाकी परिवार के साथ जाकर आराम से सोफे पर बैठ जाता है। 10 मिनट के अंदर चारू चाय बनाकर सोफे तक ले आई थी। नीरज जी खाओ ना, खस्ता समोसे मंगवाए थे मैंने स्पेशल आपके लिए, आपको खस्ता बहुत पसंद है ना। और ये गुप्ता के ढोकले टेस्ट करके देखो, हमारे एरिया के ना बेस्ट होते हैं। देखो तोता मैना को पक्के बेशर्म है दोनों, किसी को शर्म नहीं है। अरे हम दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? और बेटा जी, हमारी लड़की तो है ही थोड़े कम दिमाग, लेकिन आप तो थोड़ी समझदारी दिखाइए हैं। आपने तो अभी ब्रश भी नहीं किया, बिना ब्रश के चाय पीने बैठ गया।
बताओ अब क्या क्या सिखाए एक बंदा, कपड़े तक पहनने का ढंग नहीं ने। अभी कोई पड़ोसी रिश्तेदार आ जाए तो बताओ क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। हाफ पैंट में बैठा हुआ दामाद बासी मुंह चाय पी रहा है, मुंह पर 2 बूंद पानी नहीं पड़ा, बाल ऐसा लग रहा है अभी बकरियां नोच के गई और बैठ गए नाश्ता लेकर। बेटा जी ऐसे भी क्या जल्दी थी बताओ, थोड़ा नहा धोकर फ्रेश होकर ढंग के कपड़े पहनकर हॉल में आना चाहिए था। नई शादी हुई है आपकी, कोई ना कोई आता रहता है, मेहमानों का घर है। अब ऐसे हुलिये में आप रिश्तेदारों से मिलोगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। और चारू तो शादी से पहले तो बहुत लंबी लंबी हाँकती थी, मेरा नीरज ऐसा है, मेरा नीरज वैसा है। ऐसे तो कोई खास बात नजर नहीं आ रही है हमें तेरे नीरज में। नीरज यार तुम जाओ ना, मम्मी ठीक कह रही है, जाकर पहले रेडी हो जाओ, उसके बाद नाश्ता कर लेना, मैं दोबारा चाय बना दूंगी, डोंट वरी। ठीक है जा रहा हूँ। नीरज अपनी सास की अजीबोगरीब व्यवहार से बहुत थका थका सा महसूस कर रहा था। एक तो नई नई शादी, उसमें ससुराल में कदम कदम पर मिल रहे तानों से बेचारा नीरज पूरी तरह घबरा गया था। थोड़ी देर में वो नहा धोकर तैयार होने के बाद हॉल में आकर बैठता है। मम्मी जी अब तो ठीक है ना, अब तो लग रहा हूं ना मैं इस घर का दामाद। नीरज को देखकर सुमित्रा ऊपर से नीचे तक उसे घूरती है और गहरी सांस लेकर फिर से गर्दन हिलाने लगती है। बेटा जी मेरी ना एक आदत है, जो भी बात होती है मुंह पर कह देती हूँ, मन में कुछ नहीं रखती। और वैसे भी हम उन लोगों में से नहीं है जो बेटे और दामाद में अंतर करे, लेकिन बेटा जो बात है सो है। अब आप ही बताओ, मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है आपकी शादी को और आप ये मनहूस सी टी शर्ट पहन के आ गए। आपको पता होगा ना शगुन का रंग कौन सा होता है। शगुन में तो लाल रंग चलता है। तो फिर पता तो है आपको। उसके बाद भी हमारे घर में सब रस्मों में अड़ंगा लगाने की कसम खा रखी है क्या आपने। अरे बेटा जी कहीं से लग रहे हो आप इस घर के दूल्हे। ऐसा करो चटक लाल रंग का कुर्ता पजामा पहन के आओ। और हाँ, शादी की ज्वेलरी कैसे उतार दी आपने हैं। हमारे यहाँ रिवाज है 1.25 साल तक ज्वेलरी उतार नहीं सकते। 1.25 साल तक आपको पहनना ही पड़ेगा, उसके बाद थोड़ी बहुत हल्की कर लेना। लेकिन फिर भी ये नहीं, सूना गला करके घूम रहे हो। गला सूना रखना बड़ा आप शगुन मानते हैं हमारे यहाँ। आपकी कहने का मतलब क्या है। ये घड़ी अंगूठी चेन पहनकर महाराजा अकबर बनकर ऑफिस जाऊंगा क्या मैं। काम धंधे पर भी जाना होता है मुझे, नौकरी करूं या बस यही चलता रहेगा। देख रहे हैं आप अपने दामाद के रंग ढंग। बेटा दुनिया के कोई पहले लड़के नहीं हो आप जो शादी के बाद ऑफिस जा रहे हो, सब निभाते हैं। और बेटा जी शादी के बाद दामाद के ऊपर एक नहीं 2 परिवारों की इज्जत का बोझ होता है। ये बताया नहीं था कि आपके पापा जी ने। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लग रहा है चारू तेरा ससुराल ना कुछ सही नहीं है। बात बात पर बहस करते हैं, ये बड़ों की बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब शर्मा जी के दामाद को ही देख लो, 5 साल हो गए शादी को, आज भी होली दिवाली तीज त्योहार मजा ले जो कभी सास ससुर के आशीर्वाद भी ना जाए। अरे भाई इतना संस्कारी लड़का, नजर तो हमने कभी उसके ऊपर देखी नहीं, मिलते ही पैर छूता है। बैंक में मैनेजर है, दिन भर में 100 लोग सलाम ठोकता है, लेकिन रत्ती भर घमंड नहीं है लड़के में। आज भी दामाद की तरह इज्जत से आता है। शर्मा जी ने शादी में 4 अंगूठियां चढ़ाई थी, आज भी सास ससुर का आशीर्वाद समझकर 24 घंटे पहना रहता है। ये सब ना संस्कारों की बात होती है बेटा। और वैसे भी अपनी अपनी किस्मत है, शर्मा ने तो जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी मम्मी शर्मा जी के दामाद की तारीफ कम और मेरी बेइज्जती ज्यादा कर रही है। ये पानी में भिगो भिगो कर जूता क्यों मार रही है मेरे मुंह पर। जो कहना है सीधा सीधा कह लेना। तुम भी ना पागल हो, हर बात को इतना पर्सनल लेने की क्या जरूरत है। मेरी मम्मी की आदत है, जब तक 2-4 लोगों के बारे में डिटेल में बता ना दे मम्मी की बात खत्म नहीं होती। मम्मी की बात को ना दिल से मत लगाया करो, तुम्हें पता है 10 मिनट बाद भूल भी जाती है क्या बोली थी। हाँ याद भी कैसे रहेगा, पूरे दिन में इतने ताने देती है, आखिर कोई कितनी बातें याद रखेगा। जिससे दामाद नीरज चारू के साथ पग फेरे की रस्म के लिए अपने ससुराल आया था, सुमित्रा तो जैसे हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी। और ये सब देखकर सुमित्रा की बहू मधुकेतु जैसे होश ही उड़ गए थे। क्या आप भी अभी तक ये सोच रहे हैं कि यहाँ उल्टी गंगा क्यों और कैसे बह रही है? तो ये समझने के लिए आपको 1 साल पहले की घटनाएं समझनी पड़ेगी। 1 साल पहले बहू मधु की मुंह दिखाई पर। मधु बेटा ये क्या पहन रखा है तुमने, थोड़ा बहू जैसा हुलिया रखो, 4 रिश्तेदार आए हुए हैं मुंह दिखाए के लिए। लेकिन मम्मी जी मैं तो पूरी रेडी हो गई हूँ, मेकअप ज्वेलरी भारी साड़ी सब कुछ तो पहना है मैंने, फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हो। अरे बेटा जी पूरी बात सुनता है, बीच में टोक के ना बहस करना अच्छी बहू की निशानी नहीं होती। आप ही बताओ कितने हार चढ़ाए थे आपको शादी में। एक बड़ा वाला आपने चढ़ाया, छोटा वाला नेकलेस दादी जी ने,
और एक चेन सेट सोनू ने दिया, टोटल 3। तुम्हारे मायके से भी तो मिला होगा ना कुछ, वो तिजोरी में रखने के लिए नहीं है। 4 औरतें आई हैं, उनके बीच में मजाक बनवाओगे क्या आप हमारा? अरे ना कट जाएगी हमारी, क्या बोलेंगे लोग? वैसे तो बड़ा शोशा करते हैं और बहू के पास गहने तक नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है ना मम्मी जी, मैं पहन लेती हूँ बाकी की ज्वेलरी भी। वो क्या है ना, एक साथ इतने सारे गहने पहनना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसलिए मैंने बस एक सेट पहन लिया। फिर वही बात, बहस पर बहस किए जा रही हो। अरे बहू बन के आई हो घर में, अब यहाँ पर टी शर्ट और शॉर्ट्स में कंफर्टेबल होकर घूमने से तो काम चलेगा नहीं है। यहाँ तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा ना तुम्हें, अब चाहे कंफर्टेबल लगे या ना लगे। मुंह दिखाए के दिन मिले तानों के घावों ने मधु का मन घायल कर दिया था। हे भगवान, मम्मी जी ने तो पहले दिन ही इतनी बातें सुना दी मुझे, पता नहीं आगे और क्या क्या होगा। नई नबीली दुल्हन को बोलने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए। 7 से 10 बातें सुनने के बाद बेचारी मधु जाकर एक साथ सारे गहने लाद कर आती है। कुछ दिन बाद, बेटा ये कैसी फीकी सी साड़ी है, हाँ? नहीं चलेगी ये साड़ी। कुलदेवी की पूजा है, आज लाल चटक रंग पहन कर आओ। मम्मी जी आजकल पेस्टल का जमाना है। अरे अब पेस्टल वेस्टल हम नहीं समझते। ये अंग्रेजों की तरह ना गीला सिंदूर मांग में टपका कर मत आना। तुम्हारी मम्मी ने बताया नहीं कि जितनी लंबी मांग भरो पति की उम्र उतनी लंबी होती है। और बेटा शादी करी है तुमने तो सिंदूर लगाने में शर्म कैसी है? अच्छे से लगाओ, दूर से दिखाई पड़ना चाहिए नई दुल्हन आ रही है। पता नहीं आजकल की लड़कियां तो क्या ही दुल्हन बनेगी। एक हमारा जमाना था, एक बच्चा गोद में आ जाता था लेकिन हुलिया देखकर कोई बता नहीं सकता था कि शादी को साल बीत गया। और ये आजकल की लड़कियां, न पैर में पायल, न हाथ में चूड़ी, न मांग में सिंदूर, बस बेबी बेबी करके पले पलाए लड़कों की अम्मा बनने को बेचैन है। अपने बच्चे करने को कह दो तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। मम्मी जी अभी तो मेरी शादी को बस 2 महीने हुए हैं, अभी से अब बच्चों के लिए तो ताने मत दो। हाँ तो बेटा अभी हम कहना शुरू करेंगे तब जाकर 6 महीने बाद तुम्हारी अकल में अकल आएगी, उसके बाद भी साल भर के बाद तो पोते का मुंह देखने को मिलेगा। सोनू जी आपकी मम्मी जी से मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती जिसमें वो कमी निकाल कर मुझे 2-4 बातें न सुनाए। फिर मेरी मम्मी को बीच में ले आती है कि तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं। अरे मेरी मम्मी को कहाँ पता था कि मेरी सास तो भगवान के बनाए इंसान में कमी निकाल दे। उनके सामने मेरी मम्मी बेचारी क्या ही चीज है। यार देखो, तुम मम्मी की बातों को ज्यादा मन से मत लगाया करो। मम्मी की ना आदत है, बाकी मन से इतनी खराब नहीं है वो। अरे वो मैं जानती हूँ उनका मन कितना साफ है। बस अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब इस घर में कोई दामाद आएगा और जब उसके आगे पीछे दामाद जी कहकर हाथ पैर जोड़ेंगी है। मेरे कलेजे को तभी ठंडक मिलेगी जब उनकी अकड़ ढीली होते हुए देख लूंगी। नीरज, तू बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा था ना मेरी ननद में, अगर तू वाकई इंटरेस्टेड है तो बात चलाऊं? अरे दीदी रहने दो, तुम तो बता रही थी अब तुम्हारी सास बड़ी खड़ूस है, कौन झेलेगा उन्हें। अरे बेटा यही तो मजे की बात है ना, सास सारी खड़ूसपंती बहू पर निकालती है। दामाद तो भगवान होते हैं उनके लिए भी। जो सास बहू के लिए जितनी खड़ूस होती है ना, दामाद के आगे उतनी ही हाथ जोड़कर भक्त बनी घूमती है। ये सारी बातों की टेंशन ना ले तू, एक बार बस शादी के लिए हाँ बोल दे, उसके बाद मेरी सास तेरे नाम की माला जपती घूमेगी। अगर ऐसी बात है तो दीदी चलाओ बात। वैसे चारू तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। नीरज की हाँ सुनने के बाद मधु चारू के लिए उसकी बात अपने ससुराल में चलाती है। वैसे लड़का तो ठीक है लेकिन मैं रिश्तेदारी में दोबारा फंसना नहीं चाहती। और फिर चारू के लिए लड़कों की कोई कमी थोड़ी ना है। मम्मी ये क्या बात हुई? एक तरफ आप ये भी कह रही हो लड़कों की कमी नहीं है और फिर दूसरी तरफ रिश्ते के लिए इनकार भी कर रही हो। मैं क्या कह रही थी, जब लड़का ठीक है तो फिर 10 जगह रिश्ता ढूंढने से भी क्या फायदा होने वाला है, यहीं पर हाँ बोल दो ना। लो जी, यहाँ तो ये पहले ही उतावली हुई जा रही है उसके साथ शादी करने को। अब जब इन्होंने पहले ही सब तय कर रखा है फिर मेरे कुछ कहने से क्या ही फर्क पड़ता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बात मेरे मायके वालों को बात बात में घसीट कर लाती थी ना। मेरे मायके वालों ने ये सिखाया, मेरे मायके वालों ने वो नहीं सिखाया। अब जब दामाद के आगे पीछे हाथ जोड़कर घूमेंगे ना, तब बताऊंगी कि जिस दामाद को आज देवता बनाकर पूज रहे हो ना, वो भी मेरे मायके से आया है। सासू मां समय आने दो, मैं भी अपने एक एक अपमान का
गिन गिन के मैं बदला लूंगी। जल्दी ही चारू और नीरज की शादी हो जाती है। अभी तक नीरज और उसकी मौसेरी बहन मधु इसी गलतफहमी में थे कि सुमित्रा दामाद के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहेगी, लेकिन शादी के बाद जो हुआ वो तो आपने पहले ही देख लिया है। उसने तो दामाद का भी बहू वाला हाल बनाकर रख दिया है। इसीलिए सास के तेवर देखकर बेचारे नीरज के तो पसीने छूट रहे थे आज के दिन। मम्मी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। अरे मेरी शादी होकर मैं दामाद बना हूं या आपके घर की सुहागन बहू जिसे आप हुक्म पर हुक्म सुना रहे हैं? अरे दामाद और बहू में कोई फर्क होता है कि नहीं? आपका बस चले तो गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर लगाकर मुझे ही अपनी बहू घोषित कर दो आप। जब से आया हूं तब से आप हाथ धोकर पीछे पड़ गई है मेरे। कभी कहती ये मत खाओ, ये मत पहनो, ऐसे मत उठो, वैसे मत खाओ। अरे इतना रोकेंगे तो इंसान सांस कैसे लेगा यहाँ पर? अरे तो कौन सी गलत फहमी में जी रहे थे आप? दामाद में कोई सुरखाब का पर लगा रहता है क्या जो उसकी गलत बात भी हम स्वीकार कर ले? सुधार की गुंजाइश तो बहू और दामाद दोनों में बराबर होती है। अगर हम बहू को उठने बैठने काम करने का कायदा सिखा सकते हैं तो दामाद को क्यों नहीं? और मैं उन औरतों में से बिल्कुल नहीं हूं जो दामाद की गलत बात को आंख बंद करके बर्दाश्त कर लेती है। जितनी जिम्मेदारी एक बहू के ऊपर होती है ना ससुराल में जाकर नए तौर तरीकों को एक्सेप्ट करने की, उतनी जिम्मेदारी दामाद की भी होती है कि वो भी अपने ससुराल में जाकर वहां के तौर तरीके रीति रिवाज को समझे और उनको अपना कर दामाद जैसा व्यवहार करे। और हाँ बेटा, दामाद बेटे जैसा होता है, बेटा नहीं होता। इसलिए आगे से ना ये शॉर्ट्स पहनकर मेरे घर में मत घूमना। बाद में कहना मत कि मम्मी जी ने बताया नहीं था। बताओ, अच्छा लग रहा है क्या ऐसे पैर मोड़ मोड़ कर बैठे और इतने छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन रखे? अरे भाई, बहन बेटियों वाला घर है ये। मम्मी जी, वो सोनू भैया ने भी तो पहन रखे थे, गर्मी है इसलिए मैंने भी। फिर वही बात। अरे बेटा, सोनू के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है आपका। सोनू तो बेटा है इस घर का, उसको दो चपेड़ी भी मार देते हैं हम। आपको तो नहीं मार पाएंगे ना, आपको तो मुंह से ही बोल सकते हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। और हाँ, मैं सोच रहा था शाम में ही निकल जाता हूँ, मुझे कुछ ऑफिस का जरूरी काम आ गया है। अच्छा बेटा, खुश रहो, आते रहना, आपका अपना ही घर है। जैसे मर्जी खाओ बनाओ पहनो, हम कोई किसी को रोकते थोड़ी ना है, बस बड़ों का मान सम्मान बना रहे। समझ रहे हो ना? सास की बात का जवाब दिए बगैर नीरज सर पर पांव रखकर वहां से भाग खड़ा होता है। और मधु, वो तो बेचारी ये सोचकर आंसू बहा रही थी कि जिस सास को नीरज एक दिन नहीं झेल पाया, उसे तो भी सारी उम्र बर्दाश्त करना है। देखिए सासू माँ, क्या क्या लाई हूँ मैं बाजार से। क्या क्या लाई हो? ये देखिए, इयररिंग्स, ये चप्पल और ये कुछ कंगन। और वो दूसरे वाले बैग में क्या रखा है? अरे सासू माँ, ये मैंने ना नया स्पीकर लिया है। मेरे रूम में जो स्पीकर रखा है ना, वो खराब हो गया है। क्या बताऊँ आपको, 2 दिन से वर्कआउट कर रही थी बिना म्यूजिक के, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। अरे बहू, लेकिन अभी तो मयंक के नाम पर कितनी EMI चल रही है, और ऐसे में इतना खर्च क्यों कर रही हो? ओफो सासू माँ, किस्तें वगैरह तो चलती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जिंदगी जीना भूल जाएंगे। और वैसे भी ये इतना तो कमा ही लेते हैं कि EMI वगैरह आराम से भर दें और मेरे छोटे मोटे शौक भी पूरे कर दें। बहुत थोड़ा बहुत सामान तो तुम खरीद सकती हो, उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन देखो, आज कितनी सारी शॉपिंग कर ली है। अगर तुम ऐसे ही शॉपिंग करती रहोगी तो घर चलाने में तुम्हारे ही पति को प्रॉब्लम हो सकती है ना। अच्छा सासू माँ, मेरी मॉम का ना कॉल आ रहा है, थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ, ठीक है? मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। जब देखो टुकती रहती है, परेशान कर रखा है मुझे। खैर, अगला दिन आता है तो मीनाक्षी देखती है कि घर में उसकी ननद आई हुई है। ये हफ्ते में 2 बार तो आ ही जाती है, परेशान करके रखा है इसने। जब आती है, नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो। अरे बहुत तो उठ गई, जरा पोहे बना दे तो। माँ जी, मुझे ना पोहे सही से बनाने नहीं आते, प्लीज़ आप ही बना दीजिए ना। और ऊपर से माँ जी ना, मुझे काम से बाहर भी जाना है। ठीक है बेटा। मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ मम्मी, भाभी आई कि नहीं? अरे तुझे तो पता ही है, तेरी भाभी एक नंबर की कामचोर है। मैंने उसे पोहे बनाने के लिए बोला तो नाटक करने लगी और चुपचाप चली गई अपने कमरे में। वही तो, पता नहीं कैसी बहू मिली है हमें। तो आप दोनों भैया से कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे तेरा भाई कुछ बोलता है तो तेरी भाभी सुनती कहाँ है? कुछ दिन ठीक रहती है, फिर वैसे की वैसी। इसके कुछ दिन बाद ही फिर से घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं। 2-3 दिन हुए नहीं कि फिर से मेहमान।
ये काका काकी खुद तो आए ही, साथ में 2-3 लोगों को भी लेकर आए। अरे इतने सारे मेहमान आते हैं और माँ जी ये भी नहीं सोचती कि इनकी वजह से घर का कितना राशन खत्म हो जाता है, और ऊपर से घर की बाकी चीज़ें भी तो खत्म होती है। और मेरे पति इन लोगों के लिए थोड़ी ना पैसे कमा रहे हैं। आज तो कुछ करना ही होगा, क्योंकि ये लोग तो बात बात पर अब घर में आने लगे। चलो अभी मौका अच्छा है, सासू माँ किचन में है, इनकी वाट लगाती हूँ। अरे बहू आओ ना, हमारे पास बैठो। तुम तो हम लोगों के पास आती ही नहीं आजकल। वही तो। अरे काका काकी, आप लोग तो हमेशा हमारे घर में आते रहते हैं, तो आप लोगों के साथ तो ऐसा फील होता है जैसे कि आप लोग यहीं पर रहते हो। तो मैं भी सोचती हूँ मैं तो आप दोनों से कभी भी मिल सकती हूँ, इसलिए आप लोगों से मिलने थोड़ा लेट ही आती हूँ मैं। हम लोग यहाँ आते हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या बहू? अरे नहीं काका जी, ऐसी बात नहीं है, पर जो सच्चाई है वही बोल रही हूँ। आप लोग यहाँ पर 10-15 दिन में एक बार तो आ ही जाते होंगे। क्या बात है, आपकी बहू और बेटे आप दोनों को अच्छे से रखते नहीं है क्या? आपका ख्याल नहीं करते जो आप लोग बार बार यहाँ चले आते हैं? क्या बकवास करी जा रही हो, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वही तो कामिनी, चलो यहाँ से, मुझे तो यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। अरे काका काकी रुकिए तो। पर मेहमान घर से चले जाते हैं। बाहू, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं? वही तो, इसने तो हमारी नाक ही कटा दी। पता नहीं वो दोनों हमारे बारे में कैसी कैसी बातें फैला रहे होंगे। अरे सासू माँ ससुर जी, आप लोगों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके लिए मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। मेरी वजह से घर में अब ये मेहमान बार बार नहीं आएंगे। बाहू तमीज से बात करो, वो तुम्हारे काका और काकी है। हाँ माँ जी, काका काकी आते हैं वो ठीक है, लेकिन ये भी तो देखिए कि काका काकी अपने साथ 2-3 लोग एक्स्ट्रा भी तो लेकर आते हैं। कभी अपने पड़ोसियों को लेकर आएंगे, कभी दूर के चाचा चाची के बच्चों को लेकर आ जाएंगे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेहमानों के आने पर तुम ही उनकी खातिरदारी करती हो। वही तो। माँ जी, खातिरदारी मैं नहीं करती हूँ, लेकिन खातिरदारी में जो पैसे लगते हैं ना वो मेरे पति के हैं। आप मेहमानों के ऊपर इतना खर्च करती हैं, तब आपको खर्चे दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही मैं बाजार से कुछ खरीद कर लाती हूँ आपको खर्चे दिखाई देने लगते हैं। खामोश बहू, अब एक लफ्ज और नहीं चाहिए। नहीं सासू माँ, मैं आजकल की मॉडर्न बहू हूँ और मैं अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती। जो गलत है वो गलत है। ये कहकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मीनाक्षी का पति आता है तो मीनाक्षी की सासू माँ उसे सारी बात बताती है। अभी मैं जाकर उससे बात करता हूँ। मयूर कमरे में जाता है। मीनाक्षी, तुमने काका काकी को घर से भगा दिया? अरे भगाया नहीं था, मैंने तो जो सच बात थी वो बोल दी बस। तो मैं वो सब बोलने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने जो किया है वो सही किया है, अब आप इस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो, मैं तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होता, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हाँ, अपनी ज़बान पर थोड़ा कंट्रोल रखो। माँ ने मुझे सब कुछ बताया है, आगे से मैं ऐसी कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहता। अब सासू माँ भी पता नहीं कैसी हैं। देखो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें बात सुननी पड़ेगी। मैंने तो सोचा था कि मेरा पति मेरे काबू में है, लेकिन मैं ही गलत थी। अगले दिन मयूर अपनी पत्नी को मनाने आता है। अब कल की बात भूल भी जाओ मीनाक्षी, स्माइल प्लीज़। अच्छा, आई एम सॉरी। बस देखो, 3 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है ना, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक नेकलेस चाहिए। अच्छा ठीक है, दिला दूंगा अपनी पत्नी को, लेकिन ये तो बताओ उसकी कीमत कितनी है? ज़्यादा नहीं, बस 45,000 का। क्या 45,000? मीनाक्षी, तुम्हें पता है ना अभी मेरे नाम पर कितनी EMI चल रही है? 3 महीने पहले कार ली थी, उससे पहले ज़मीन। थोड़ा तो सोचो, मैं तुम्हारे लिए इतना महंगा नेकलेस कहाँ से लाऊंगा? मुझे पता था आप यही बोलोगे। मुझे नहीं चाहिए कोई हार वार, पूछने ही क्यों आते हो? देखो मीनाक्षी, एक पत्नी ही अपने पति की प्रॉब्लम को समझ सकती है, लेकिन तुम हो कि मेरी प्रॉब्लम को बढ़ाने की सोचती रहती हो। अगर नेकलेस दिलाने का मन नहीं है ना तो सीधे सीधे मना करते थे, इतना सुनाने की क्या जरूरत है मुझे? अरे ये जो कार, घर, ज़मीन मैंने ले रखी है, किसके लिए ले रखी है? ये क्या तुम्हारे काम नहीं आएगी? ये सब ना नाटक है, नाटक। उस कार में क्या सिर्फ मैं ही बैठती हूँ? और इस घर में क्या सिर्फ मैं ही रहती हूँ? तुम्हारे माँ बाप भी तो रहते हैं, तुम भी तो रहते हो। मीनाक्षी, अब ना बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम बात करने के लायक ही नहीं हो। माँ सही कहती है, तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। इस तरह मयूर मीनाक्षी को बहुत सुनाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। ये तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। शादी के पहले सोचा था कि ऐसा पति मिलेगा जिसे मैं डोमिनेट करूंगी। खैर, 3 दिन बीत जाते हैं, मीनाक्षी का बर्थडे भी आ जाता है। इस मौके पर मयूर अपनी पत्नी के लिए एक हार लेकर आता है जिसकी कीमत थी 1,000।
थैंक यू। एक तो इतने प्यार से मैं ये हार लेकर आया और ये तो मुंह बना रही है। छोड़ो, इसकी आदत ही ऐसी है। अगले दिन, सुनो मीनाक्षी, हम लोग न्यू ईयर पर मुंबई जाएंगे घूमने के लिए। हम लोग मतलब मम्मी पापा भी जाएंगे? हाँ और क्या, मम्मी पापा को यहाँ अकेले छोड़कर थोड़ी ना जाएंगे। शादी के बाद हम लोग जब मसूरी घूमने गए थे तब तो आप मुझे उस टाइम अकेले लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद जितनी भी बार हम लोग कहीं भी घूमने जाए उतनी बार आप अपने मम्मी पापा को साथ लेकर गए। कम से कम इस बार तो रहने दीजिए नहीं यहाँ पर। इतनी स्टैंडर्ड कॉलोनी है, यहाँ पर किस बात का डर है? शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पिछले महीने रजत अंकल के घर में चोरी हुई थी। अरे उनकी पत्नी भी तो ऐसी ही है, सब लोगों को बताती फिरती है कि उनके पास कितना पैसा है, तभी उनके घर में चोरी हुई है, वरना ऐसे ही किसी के घर में चोरी नहीं हो जाती। अच्छा, ये जानते हुए कि कॉलोनी में किसके घर में चोरी हुई है, तब भी हम लोग अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ कर चले जाए? ऐसा करिए, आप सभी लोग घूमने जाइए, मैं नहीं आ रही। तुम पागल हो क्या? नहीं, मुझे आपके माँ बाप के साथ बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बस क्योंकि आपकी माँ वहाँ पर मुझे बात बात पर टोकती रहती है। मीनाक्षी तुम कैसी हो यार? मैं जैसी भी हूँ ना, बहुत अच्छी हूँ। जो भी बात मेरे मन में होती है साफ साफ कहती हूँ। और इस तरह मुंबई की ट्रिप हो जाती है कैंसिल। ये लोग मेरी बात नहीं मानते, तो मैं भी जानती हूँ कि अपनी बात कैसे मनवाई जाती है। उसी शाम मीनाक्षी की पड़ोसन पूनम पड़ोस की आंटी काव्या कपूर के साथ आती है। अरे बेटा, दरवाजा खोलने में बहुत टाइम लगा दिया तुमने। और मीनाक्षी, ये तुमने अपनी हालत कैसी बना ली है? पहले तो तुम बिल्कुल टिप टॉप रहती थी। अरे वो बस ऐसी, तुम्हें तो पता ही है घर के कितने सारे काम होते हैं। घर के काम के चक्कर में खुद को संवारना ही भूल जाती हूँ। अब सॉरी आंटी, दरवाज़ा खोलने में इसलिए टाइम लग गया क्योंकि मैं बर्तन धो रही थी, इसलिए ना हाथ में साबुन लगा था। अच्छा बेटा, तू काम कर रही थी, कहीं हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं आंटी, सुबह से काम ही तो कर रही हूँ। थोड़ी देर ब्रेक ले लूँगी तो क्या हो जाएगा। बैठिए ना, मैं आप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे रहने दे बेटा, चाय नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा बेटा, परसों ना मेरे घर में पूजा है, तो तू अपनी सास के साथ आ जाना। हाँ हाँ आंटी, ज़रूर ज़रूर। और बता बेटा, सब ठीक चल रहा है ना तेरे घर में? हाँ आंटी, सब ठीक ही चल रहा है। तो ये बात इतने मायूस मन से क्यों कह रही है बेटा? बता ना, आखिर बात क्या है? हम भी तो तेरे अपने जैसे हैं। हाँ मीनाक्षी, बताओ ना आखिर बात क्या है? अरे पूनम, तुम्हें तो पता ही है सास के साथ रहना कैसा होता है। सबको काव्या आंटी जैसी सास थोड़ी ना मिलती है। अरे क्यों भाई, क्या हुआ? तेरी सास अच्छी नहीं है क्या? बस आंटी, वही है हर घर की एक कहानी। सास ससुर के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, ये बात तो आपको भी पता होगी। आपकी सास भी एक ज़माने में आपके साथ ऐसा ही करती होंगी। हाँ बेटा, ये तूने सही कहा। मेरी सास ना बहुत स्ट्रिक्ट थी, बात बात पर टोका करती थी, और तो और मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देती थी। इसलिए जब मेरी बहू आई तो मैंने ठान लिया कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। हाँ आंटी, मैंने देखा है आप अंजलि को कितने अच्छे से रखती हैं। देखकर लगता ही नहीं कि वो आपकी बहू है, ऐसा लगता है जैसे वो आपकी बेटी है। वही तो, एक मेरी सासू माँ है जो मुझसे ऐसा व्यवहार करती है जैसे मैं उनकी बहू ही नहीं हूँ। और इस तरह मीनाक्षी बड़ी बेचारी बनकर अपनी दोनों पड़ोसियों से अपनी सासू माँ के बारे में काफ़ी झूठी बातें फैलाती है। इसके कुछ दिन बाद जब पूनम प्रसाद देने आती है। अरे मीनाक्षी, क्या बात है? बड़ी मुरझाई हुई सी लग रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं पूनम, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने सासू माँ से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रही। चल, मैं तुझे ले चलती हूँ, चल। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मेरी सास मुझे और डांटेंगी और बोलेंगी कि पता नहीं मैं पड़ोसियों से क्या क्या बोलती रहती हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चल मेरे साथ। नहीं ना पूनम, बात का बतंगड़ बन जाएगा। तुम मेरी बात मान, तो अभी यहाँ से चली जा, ठीक है? अरे लेकिन ये बार बार तू अपनी साड़ी से ये हाथ क्यों ढक रही है? तेरे हाथ में चोट लगी है, किसने मारा है क्या तुझे? अरे नहीं पूनम, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तू जाना, सासू माँ आ रही है, जा यहाँ से। और मीनाक्षी जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है। वहीं पूनम मीनाक्षी के लिए चिंतित हो जाती है। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी की सासू माँ उसे किचन में बुलाती है। अरे माँ जी, अब दोबारा क्यों बुला रही हो? थोड़ी देर पहले ही तो नाश्ता बनाया था, अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। हाँ, दरअसल आजकल मीनाक्षी का व्यवहार और भी बुरा हो गया था। वो अपने सास ससुर को ऐसे ही जवाब दिया करती, और तो और घर के काम भी नहीं करती।
दिन भर बस अपने कमरे में लेटी रहती और टीवी देखती। ऐसे ही लिपस्टिक से अपने शरीर में चोट के निशान बना बनाकर इन लोगों को बदनाम कर दूंगी। हाँ, ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। मीनाक्षी अपने पड़ोसियों के सामने बेचारी बनने का नाटक करती और नकली निशान दिखाकर अपने ससुराल वालों को बदनाम करती रहती। तभी एक दिन, तेरे ससुराल वाले तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। सच में? अरे क्या हुआ? मेरे ससुराल वाले मुझे डोमिनेट करना चाहते थे, उल्टा मैंने ही उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ऐसी चाल चली कि सभी लोग मेरे काबू में आ गए, सबको डरा कर रखा है मैंने। और मीनाक्षी उन दोनों को सारी बात बता देती है। वहीं पूनम को हाल ही में रील बनाने का शौक चढ़ा था, इसलिए उसका फ़ोन ऑन रह जाता है और ये सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है। खैर, मीनाक्षी की बातें सुनकर दोनों हैरान रह जाती हैं। इसके कुछ दिन बाद जब मीनाक्षी के घर में पार्टी थी, देखो तो मानसी सबके सामने कैसा अच्छा होने का नाटक कर रही है। हाँ यार, सच में यकीन नहीं होता कि आज के ज़माने में ऐसे भी लोग हैं। लेकिन मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगी। इसके बाद पूनम सीधे मीनाक्षी की सासू माँ के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। अब चिंता मत करिए आंटी जी, मेरे पास एक प्लान है। ये कहकर पूनम सीधे मीनाक्षी के पास पहुंचती है। और बता, सब ठीक है ना? अरे इनको तो मैंने अच्छे से डरा धमका कर रखा है, तो सब कुछ ठीक ही रहेगा ना। मैंने तो बोल दिया कि मैं एक औरत हूँ और एक औरत बस एक आवाज़ भी उठा दे ना तो सब अंदर पहुँच जाते हैं। और ये सारी बातें पूनम अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर मीनाक्षी की सास के पास पहुँच जाती है। रोइए मत आंटी जी, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ पूनम बेटा, तो एकदम सही समय पर मेरी मदद करने आई है। इसने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर रखा है। इसके अगले ही दिन हेमा मीनाक्षी के मायके वालों को घर में बुलाती है और उन सभी के सामने वो वीडियो चला देती है। देखा आप लोगों ने, अब तो यकीन हो गया ना आप लोगों को कि आपकी बेटी गलत है। मम्मी पापा, ये सब झूठ है, ये मेरी आवाज़ नहीं है। चुप कर, अब और कितना झूठ बोलेगी। हमने तेरे सास ससुर का भरोसा नहीं किया, तेरे पति का विश्वास नहीं किया, लेकिन अब ये वीडियो, इस पर भी विश्वास ना करें, जिसमें तू खुद अपनी गलतियों को कबूल कर रही है और वो भी बड़ी खुश होकर, और जिसे तेरे पड़ोसियों ने ही रिकॉर्ड किया है। वही तो, क्या ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और तू अकेले सच बोल रही है? क्या हमने तुझे यही संस्कार दिया है बेटा? समधी जी, समधन जी, हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। हम दोनों ने आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। ससुर जी, अगर हमारे पड़ोसी ने सही वक्त पर हमारी मदद नहीं करी होती तो आज शायद हम सलाखों के पीछे होते। मीनाक्षी चलो, तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं हो। तुमने इस शरीफ परिवार को बहुत परेशान कर लिया, चलो। और मीनाक्षी के मायके वाले उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहीं मीनाक्षी बार बार अपने ससुराल वालों से अपने किए के लिए माफ़ी मांगती रहती है। खैर, आखिर 3 महीने बाद मीनाक्षी का पति मान जाता है और उसे अपने साथ ले आता है। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। उम्मीद है कि अपने वादे से मुकरोगी नहीं। जेठानी और देवरानी की खट्टी मीठी नोक-झोंक तो आपने कई बार देखी ही होगी। कई बार उनके झगड़े भी सुने होंगे, क्योंकि अगर जेठानी देवरानी के रिश्ते में ये चीजें ना हो तो उस रिश्ते में और ससुराल में मजा नहीं आता। अब हमारी दिव्या और सोनिया को ही ले लीजिए, जब देखो बस एक दूसरे से नोक-झोंक ही करती रहती है। अरे अब इतना सब बनाया ही था तो मेरे लिए 1 कप चाय भी बना ही देती। क्या भाभी, अब खुद के लिए चाय तो आप बना ही सकती है ना। और वैसे भी थोड़ा तो काम कर लिया करिए, आपका वजन बढ़ता जा रहा है। क्या मेरा वजन बढ़ रहा है? तुम अगर काम करती हो तो मैं भी इस घर का आधा काम करती हूँ। हाँ तो बना लीजिए अपने लिए चाय, पूरा कप। मैं चलती हूँ, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। किस एंगल से ये मेरी देवरानी है? बस नाम की इससे बड़ी हूँ मैं, बाकी बात तो ये मेरी कोई नहीं मानती। दिव्या और सोनिया, जेठानी और देवरानी तो थी, लेकिन सोनिया दिव्या की एक भी बात नहीं मानती थी। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग ही थी। पता नहीं, सूरज शायद गलत दिशा से उग गया हो कि सोनिया दिव्या से इतनी तमीज से और प्यार से पेश आ रही थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। अरे सुनिए, ये आप मत लीजिए, ये पराठे मैंने स्पेशल भाभी के लिए बनाए हैं। किसके लिए? दिव्या भाभी के लिए। किसके लिए? लगता है मेरे कान खराब हो गए। मैंने कहा कि ये पराठे मैंने स्पेशली दिव्या भाभी के लिए बनाए हैं। क्यों इतना शॉक्ड हो रहा है ऐसे? अरे कहीं इसमें जमाल गोटा तो नहीं डाल दिया तूने?
अरे आप कैसी बात कर रही हैं माँ जी? मैं क्यों दिव्या भाभी के खाने में जमाल गुट्टा डालने लगी? अरे बीमार पड़े उनके दुश्मन। अरे तुम अपने बारे में क्यों बोल रही हो बीमार होने का? हाँ, कुछ भी मत बोलिए। मैं क्यों अपनी इतनी स्वीट सी जिठानी की दुश्मन होने लगी भला? यहाँ आओ जरा, यहाँ आओ। क्या कर रहे हैं आप? अरे चेक कर रहा हूँ कहीं बुखार तो नहीं है ना। ऐसी अजीब सी बातें कर रही हो। एक मिनट, कहीं सर पे कोई चोट बोट तो नहीं लगी तुम्हें? आओ मैं देख लेता हूँ। मजाक मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मजाक मैं कर रहा हूँ या तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम सामने रखा पानी भी भाभी को मुश्किल से देती हो। आज उनके लिए स्पेशल पराठे बनाए। अरे वो तो मैं ये मूर्ख थी जिसे हीरे की परख नहीं थी, लेकिन अब ना मेरी आंखें खुल गई हैं। किसकी आंखें खुल गई हैं? अरे इस मूर्ख की भाभी, मेरा मतलब है सोनिया की। उसने स्पेशली आपके लिए पराठे बनाए हैं। क्या? मेरे लिए? कुछ भी मत बोलिए देवर जी। जरूर इसमें इसने ढेर सारी मिर्ची डाली होगी, तभी ये सब कह रही है। अरे भाभी आपकी कसम, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। आप खा कर तो देखिए। देखा देखा, कसम भी मेरी झूठी खा रही है। एक मिनट रुकिए, ये देखिए, मैं आपको ये खाकर दिखाती हूँ। मैंने सच में आपके लिए ये स्पेशल पनीर की पराठे और कॉफ़ी बनाई है। अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं भाभी, ये सच है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये सच में बदल गई है भाई। आइए ना भाभी, बैठिए ना, नाश्ता कर लीजिए। आइए आइए। हाँ हाँ, मैं आती हूँ ना अचार लेकर। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं हूँ ना, मैं ले आती हूँ अचार। वाह, ये तो बिल्कुल ही बदल गई है। गीता से बिल्कुल सीता हो गई है। हाँ, इतना प्यार देखकर तो मुझे रोना आ रहा है। सोनिया के अचानक बदले हुए अवतार ने सबको हैरान कर दिया था। पहले तो सबको लगा कि ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए है, लेकिन जब सोनिया ने सच में दिव्या के प्रति अब अपना बर्ताव बदल दिया था, तो उसे देखकर उसका सारा ससुराल अब हैरान था। क्या तुम दिव्या का जन्मदिन मनाना चाहती हो? सच में? हाँ, और उनके लिए केक भी लाऊंगी और तोहफे भी। इतना तो आज तक मैंने भी नहीं किया सोनिया, जितना तुम कर रही हो। हाँ, तुम भाभी के लिए इतना सब कर रही हो। अगली बार दिव्या के जन्मदिन पर इसने करेले और टिंडे बनाए थे, बोलो, और आज तोहफे, केक और खुद खाना बनाने को कह रही है। अरे माँ जी, पहले मुझे भाभी की कीमत नहीं पता थी, उनकी अहमियत का एहसास नहीं था, लेकिन इस साल आप देखिएगा मैं उनके लिए क्या क्या करती हूँ। इतनी खुशी भैया, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। ये सब हम दोनों से ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिव्या तो देखकर कहीं पागल ही ना हो जाए। सोनिया ने दिव्या के लिए उसके जन्मदिन पर खूब सारी तैयारियां की। उसके लिए केक लाने से लेकर तोहफे लाने और खाना भी बनाना, सब कुछ उसने अकेले किया था। तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें ये सब? ये सब मेरे लिए किया है आपने? हाँ, किया तो तुम्हारे जन्मदिन के लिए ही है, लेकिन मैंने नहीं किया है। अच्छा, तो माँ जी ने किया है ये सब? नहीं, माँ ने भी नहीं किया। ये सब तुम्हारे लिए अकेले सोनिया ने किया है। क्या? मजाक मत कीजिए आप। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ये सब अकेले सोनिया ने तुम्हारे लिए किया है। उसने ही हम सबसे कहा कि वो तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहती है, और उसी ने ये सारी तैयारियां की है। उसने ये सब मेरे लिए किया? आप सच कह रहे हैं? हाँ भाभी, भैया सच कह रहे हैं। ये सब सोनिया ने आपके लिए किया है। ये सारी तैयारियां भी उसी ने आपके लिए की है। अरे और कोई कहता ना तो मैं उन पे विश्वास नहीं करती, लेकिन उसने ये सब मेरे सामने ही किया है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो भाभी। तो कैसा लगा आपको ये सब? ये तो बहुत सुंदर है सच में सोनिया। अरे अभी तो ये तोहफे भी बाकी है, इसे तो खोलिए। अरे ये तो वही कंगन है जो मुझे पसंद आए थे, लेकिन मैंने आपको लेने नहीं दिए थे। और ये पायल भी वही है जो मैंने आपसे छीन ली थी, इसलिए आज मैंने वो सब आपको तोहफे में दिया है जो भी आपको पसंद था। आज से जो मेरा है वो आपका है भाभी। सोनिया, तुम्हारा ये प्यार देखकर मैं सच में बहुत खुश हो गई हूँ। भाभी, आज तक मैंने जो भी किया है उसे मन में मत रखिएगा। आज से हम दोनों बहनों की तरह हैं। जो मेरा हिस्सा है वो आपका भी है। हाँ, और जो मेरे पास है वो भी मैं तुम्हारे साथ बांट कर ही चलूँगी सोनिया। इसलिए मैं आज मेरे जन्मदिन पर आप सबसे एक बहुत बड़ी बात शेयर करना चाहती हूँ। फाइनली भाभी वो बात कह रही है।
मैं तो कब से इंतजार कर रही थी, जब से मैंने वो बात सुनी थी। हाँ हाँ, यही नंबर है लॉटरी का। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे हाथ में 25 लाख की लॉटरी की टिकट है। लेकिन ये ना मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वरना नजर लग जाएगी। इसे तो मैं संभाल के रख दूंगी। अरे सोनिया बहू, कहाँ गुम हो गई? दिव्या बहू एक बहुत बड़ी बात बताने वाली है। जी मुझे पता है। तुम्हें पता है? अब मेरा मतलब है कि मुझे पता है कि भाभी कुछ कह रही है, तो बड़ी बात ही होगी। मैं आप सबको ना कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं बस अभी आई अपने कमरे से लेकर। जरूर भाभी लॉटरी टिकट लेने गई होंगी। वाह सोनिया, तूने सही वक्त पे भाभी को पटा लिया, नहीं तो इस लॉटरी के पैसे से तुझे वो एक फूटी कोड़ी नहीं देती। मैं इतने दिनों से उनके लिए ये सब कर रही हूँ, इसी लॉटरी की वजह से तो। और आज तो मैंने उन्हें सब अपना कीमती सामान भी दे दिया। खैर कोई नहीं, लॉटरी के पैसों से मैं और भी बहुत कुछ ले लूंगी। 25 लाख, उसमें से भाभी मुझे आधी तो दे ही देंगी। क्या बात है सोनिया, तुम बड़ी खुश लग रही हो। आज लॉटरी लग गई है ना मेरी माँ जी। लॉटरी? अरे आज भाभी का जन्मदिन है ना, और हम दोनों एक साथ भी हो गए, तो लॉटरी ही लग गई ना हमारी। हाँ, वो इनके साथ तो हमारी भी लग गई लॉटरी। दोनों साथ में अब कभी नहीं लड़ेंगी। ये लो, दिव्या भी आ गई। पता नहीं क्या लेकर आई है ये हाथ में। खजाना है माँ जी, खजाना। माँ जी, मैं आप सबको ये दिखाना चाहती हूँ। ये कौन सा कागज है दिव्या बहू? माँ जी, ये मैंने डोनेशन का चेक बनाया है। अब जैसे सोनिया ने कहा कि आज से सब कुछ आधा आधा है, तो आधा ये भर देगी और आधा मैं। हाँ हाँ भाभी, हम सब आधा आधा ले लेंगे। आइए ना, चिंता मत कीजिए। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी देवरानी कितनी अच्छी है। आपको पता है, कुछ दिन पहले मेरी सहेली की 25 लाख की लॉटरी लगी थी, लेकिन उसने अपनी देवरानी को एक फूटी कोड़ी नहीं दी। लेकिन मैं तो अब से सोनिया के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। ये डोनेशन भी हम दोनों आधा आधा करेंगे। जैसे उसने मुझे ये सारा सामान दे दिया। क्या आपकी सहेली की लॉटरी लगी थी? हाँ, क्यों? अरे इससे क्या हुआ? लगता है खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही इससे। हाँ, ये बात तो है। आज इसने सब कुछ दे दिया, अपना सामान भी और डोनेशन भी। हाँ, इसकी तो लगता है लग गई है। क्या? अरे लॉटरी, और क्या? मेरी तो सच में लग गई है। लॉटरी नहीं, वाट। तो आपकी लॉटरी लगी क्या? कैलाश और घनश्याम बचपन के दोस्त थे। दोनों ने अपना पूरा बचपन साथ में बिताया था। लेकिन अपने बिजनेस के चक्कर में घनश्याम दूसरे शहर में रहने चला गया और कई सालों तक दोनों दोस्तों की आपस में कभी मुलाकात नहीं हुई। कैलाश के घर में उसकी पत्नी के अलावा एक बेटी सीमा और बेटा देवेश था। वहीं घनश्याम के परिवार में उसकी पत्नी दीपा और बेटी रूपाली और एक बेटा दीपक था। दोनों दोस्त फोन पर एक दूसरे से काफी बातें करते रहते थे, लेकिन दोनों के परिवार एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। घनश्याम ने अपने बिजनेस में बहुत तरक्की कर ली थी और वो काफी पैसे वाला बन गया। वहीं दूसरी तरफ कैलाश एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर था और उसका परिवार मिडिल क्लास था। कई सालों के बाद घनश्याम ने वापस अपने पुराने शहर में जाकर अपने दोस्त कैलाश से मिलने के बारे में सोचा। घनश्याम जैसे ही इतने सालों के बाद उनके घर पहुंचा तो उसे देखकर कैलाश और उसकी पत्नी रुक्मिणी बेहद खुश हुए। जानता है, एक अरसा बीत गया तुझे देखे, कभी अपने दोस्त की याद नहीं आई। आ जाओ मेरे यार, गले लग जाओ। अब शिकायतें मत कर, अब बस बैठकर बातें करेंगे और खाना खाएंगे। क्यों भाभी? बिल्कुल भाई साहब, आपका दोस्त कब से आपकी इंतजार में बैठा था। 2 दिन से मेरी जान खा रहे हैं। इन्हें सब पता है कि आपको खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं। अरे इतने सालों का इंतजार पूरा हुआ है। मेरा जिगरी दोस्त लौट कर आया है। भाई, इनसे मिल। यह है मेरी बेटी सीमा और बेटा देवेश। वाह बे वाह, बड़ी सुंदर बेटी है तुम्हारी। और बेटा तो बिल्कुल भाभी पर गया है, हीरो लगता है दिखने में। अब अंदर भी आएंगे या यहीं दरवाजे पर पूरे परिवार का परिचय करवा देंगी? क्या भाभी, अब जब इसने अपने परिवार से मिलवा दिया तो मुझे भी तो ये मौका दीजिए। यह है मेरी पत्नी दीपा, बेटी रूपाली और बेटा दीपक। बच्चे तो तुम्हारे भी हीरो हीरोइन से कम नहीं है। बड़े प्यारे बच्चे हैं।
आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ। दोनों दोस्तों के परिवार कई वर्षों के बाद एक दूसरे से मिले थे। सबने साथ में मिलकर खाना खाया और अच्छा समय व्यतीत किया। शाम के वक्त जब चारों बच्चे घूमने के लिए बाहर चले गए, घनश्याम, रुक्मिणी, दीपा और कैलाश बैठकर आपस में बातें करने लगे। बस यार, जिंदगी में बहुत पैसे कमा लिए, अब बेटे और बेटी की शादी ठीक से हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक कहते हो दोस्त, मुझे भी अपने बच्चों के लिए अच्छे जीवन साथी की तलाश है। बेटी को अच्छा पति और घर में एक अच्छी बहू आ जाए बस। वैसे अगर आप लोग बुरा ना माने तो मेरे दिल में एक बात थी। हाँ हाँ कहिए ना भाभी, क्या बात है? हम सब एक ही परिवार के तो लोग हैं, कोई किसी की बात का बुरा क्यों मानेगा? अब देखिए ना, मेरी बेटी सीमा आपके घर की बहू बन जाए और आपकी बेटी रूपाली हमारे घर की, तो कैसा रहेगा? अगर सच में ऐसा होगा तो खूब मजा आ जाएगा। बचपन के दोस्त रिश्तेदार बन जाएंगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देख दोस्त, बुरा मत मानना, लेकिन तेरे और मेरे परिवार की स्थिति में बहुत फर्क है। मैं एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से हूँ और तू इतना बड़ा बिजनेसमैन। देख दोस्त, दोबारा ऐसी बात मत करना। उसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से सीमा की शादी दीपक से और रूपाली की शादी देवेश से हो जाती है। रूपाली जब अपने ससुराल विदा होकर आती है तो उसके साथ खूब सारा दहेज आता है। सोने के गहनों से लेकर घर का सारा सामान घनश्याम ने अपनी बेटी को दिया था। वहीं दूसरी तरफ जब सीमा घर पहुंचती है तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर घनश्याम की पत्नी ने सीमा को ताने मारना शुरू कर दिया। अरे सीमा बहू, इस बार तुम रक्षाबंधन पर अपने मायके गई थी तो तुम्हारी माँ ने सोने की कोई चीज नहीं दी। तुमने देखा, जब रूपाली आई थी तो तुम्हारे पूरे परिवार के लिए मैंने सोने की चीजें भेजी थी। मम्मी जी, आप तो जानती हैं मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं है। अरे मुझे लगा कैलाश भाई साहब दोस्ती की आड़ में हमसे धोखा नहीं करेंगे, कुछ तो देंगे अपनी बेटी को। अरे जब देखो खाली हाथ टरका देते हैं। अरे दीपा, ये कैसे बात कर रही हो भाई, क्या बात हो गई? आप तो रहने ही दीजिए, ये सब आपकी दोस्ती के चक्कर में हुआ है। उधर रूपाली के घर में, अरे बेटा, इतना सब अपने मायके से क्यों लेकर आती हो? हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना मम्मी जी, माँ मानती ही नहीं है, जब भी आती हूँ ये सब रख देती हैं। अच्छा चलो, वो सब ठीक है। अब ये सुनाओ, तुम खुशखबरी कब सुना रही हो? अरे मम्मी जी, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़े दिन तो आराम से रहने दो। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सीमा को अब रोज रोज दीपा के ताने सुनने पड़ते थे। धीरे धीरे दीपा ने अपनी बहू सीमा को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया और दीपक ने भी इन सब में उसका साथ देना शुरू कर दिया। दीपक, आप मम्मी जी को समझाइए ना, वो मुझे रोज दहेज के लिए ताने मारती हैं। देखो सीमा, मम्मी जो भी कहती है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब उन्हें भी तो अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों को दिखाना पड़ता है ना, कि बहू ने अपने घर से क्या लाया क्या नहीं। दीपक, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मेरी बहन यहाँ से भर भर कर सोना ले जाती है, तुम्हारे मायके वालों की तो मौज आ गई बैठे बिठाए। अपनी सास और पति की बातें सुनकर सीमा को बहुत दुख होता है। बात बात पर वो उसे परेशान करते हैं। वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और उनसे इस बारे में बात करती है। माँ, मैं इस घर में खुश नहीं हूँ, ये लोग मुझे हर बात पर ताना देते हैं। मेरी सास और दीपक ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऐसे कैसे वो मेरी बेटी को परेशान कर सकते हैं? तुम चिंता ना करो। हाँ माँ, आप ही कुछ करिए। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी हालत में इन लोगों की बातें सुन सुनकर मेरी तबीयत खराब होने लगती है। क्या? तू प्रेग्नेंट है बेटा? लेकिन ये बात तू अब बता रही है। खैर, तू अपना ध्यान रखना, मैं कुछ करती हूँ। अपनी बेटी से बात करने के बाद रुक्मिणी का मन गुस्से से भर जाता है। वो अपने बेटे देवेश को बुलाती है। क्या हुआ माँ? तू बस अपनी बीवी के पास बैठे रहना। तुझे अपनी बहन की जरा भी फिक्र है या नहीं? लेकिन माँ, हुआ क्या है? वो दीपक और उसकी माँ ने तेरी बहन का जीना मुश्किल किया हुआ है। दहेज मांगते हैं हमारी बेटी से।
तेरे पापा की दोस्ती ना होती उस घर से तो मैं अच्छी तरह सबक सिखाती उन लोगों को। अगर ऐसा है तो उन लोगों ने बहुत गलत किया। माँ, हमें कुछ करना चाहिए। देख बेटा, वो लोग इस घर की बेटी को परेशान कर रहे हैं और उनकी बेटी हमारे घर की बहू है। इस नाते अब हम उससे परेशान करेंगे, तब उन लोगों को अकल आएगी। हाँ माँ, बात तो आपकी सही है। अब आप देखती जाओ कैसे सबक सिखाता हूँ मैं इन लोगों को। क्या करने वाले थे देवेश और रुक्मिणी? क्या था उनका प्लान? क्या दीपा समझेगी या टूटेगी दोनों परिवारों के बीच दोस्ती? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। नीलिमा जी की 2 बहुएं थी, बड़ी बहू राधिका और छोटी बहू अनन्या। राधिका बहुत ही सरल स्वभाव की और घर को संभालने वाली लड़की थी, लेकिन अनन्या काफी नखरे वाली। राधिका को जहाँ किसी भी चीज से कोई तकलीफ नहीं थी, वहीं अनन्या को हर चीज में मीन मेख निकालने की आदत थी। नीलिमा जी के दोनों बेटे गौरव और रजत बड़े ही सीधे स्वभाव के थे। गौरव राधिका से बहुत खुश था, लेकिन रजत अनन्या की हर चीज में नखरे लगाने की आदत से काफी परेशान था। लेकिन वो चाहकर भी अनन्या से कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन जब नीलिमा जी अपने एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ से लौट कर आई, तो अपने रिश्तेदार के घर की बातें अपनी बहुओं को बताने लगी। जानती हो राधिका, अनन्या चाचा जी के बेटे की बहू बड़ी सुंदर है। अरे मैं तो उनके यहाँ शादी में जा ही नहीं पाई, तो मैंने तो उसे पहली बार ही देखा। आप ठीक कहती है मम्मी जी, मैंने उसकी ना फोटो देखी थी। फोटो में तो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन फोटो से ज्यादा तो वो असली में सुंदर लगती है। मैं तो उसकी सुंदरता को देखती ही रह गई। क्या मम्मी जी, चाचा जी की बेटी की बहू और मेरा मायका पास पास ही है। बचपन से देख रही हूँ मैं उसे। उसकी नाक कुछ ज्यादा तीखी नहीं है? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है उसकी नाक बड़ी सुंदर है, आंखें तो हिरनी जैसी है। आप लोगों को तो बंदरिया भी सुंदर लगती है, मुझे वो किसी एंगल से अच्छी नहीं लगती। पता नहीं आपको उसमें क्या अच्छा लगा। अगले दिन नीलिमा की पड़ोसन कांता अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग करके आती है, और जो साड़ियाँ वो खरीद कर लाई थी वो नीलिमा को दिखाने उसके घर आती है। देखो ना नीलिमा बहन, कैसी है साड़ी, अच्छी तो है ना? मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहती हूँ कुछ भी कमी ना रहे। अरे वाह कांता बहन, साड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। कौन सी दुकान से लेकर आई हैं आप? अगली बार मैं भी वहीं से लेकर आऊँगी। मैं जानती हूँ आपकी साड़ियों की पसंद बहुत अच्छी है नीलिमा जी, आप रोज़ इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनती हैं ना, बस इसीलिए तो आपकी राय लेने चली आई। देखिए, अगर इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं है ना तो आप बता सकती है, मैं वापस कर दूँगी। दुकान वाले से पहले ही बात कर ली है मैंने। देखिए, मैं आपका मन रखने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये साड़ियाँ वाकई में बहुत खूबसूरत है और आपकी बेटी पर तो बहुत अच्छी लगेंगी। अरे राधिका बहू, अनन्या बहू, तुम भी आजकल के ज़माने की लड़कियां हो, ज़रा देखकर बताओ ना सही से, साड़ियाँ अच्छी तो है ना? वाह आंटी, ऐसा लगता है जैसे आप पूरा का पूरा नया कलेक्शन उठाकर ले आई हैं। साड़ियाँ बहुत खूबसूरत है। वैसे आंटी, ये सारी साड़ी आपने कहाँ से खरीदी? वो मेन मार्केट में नया शोरूम खुला है ना, बस वहीं से। मैंने सुना था वहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है। क्या आंटी जी, आप भी लोगों की बातों में आ गई। और वैसे भी आप जिन साड़ियों को नए फैशन के समझ रही हैं ना, बहुत ओल्ड फैशन है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? अब देखिए ना, इस तरह के कलर कौन पहनता है? मुझे तो लगता है आपको ये सारी साड़ियाँ वापस दे देनी चाहिए। मुझे तो इनमें से एक भी पसंद नहीं आई। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? हर एक साड़ी 5-5 हज़ार की खरीदी है मैंने। ओह, फिर तो और भी बुरा हुआ। ऐसी साड़ियाँ तो आज से 10 साल पहले मेरी मम्मी पहना करती थी। इसके लिए आपको नए शोरूम जाने की क्या ज़रूरत थी? किसी भी पुरानी दुकान से खरीद लाती। अनन्या की बात सुनकर कांता जी का चेहरा उतर जाता है और वो सारी साड़ियाँ लेकर वापस चली जाती है। लेकिन नीलिमा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, अच्छा राधिका, अनन्या, मेरी एक सहेली ने नया रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है और आज शाम को हमें खाना खाने के लिए बुलाया है, तो तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी, हम आपके साथ चलते हैं। कितने बजे चलना है? बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम वहाँ पर चलते हैं। नीलिमा अपनी दोनों बहुओं राधिका और अनन्या के साथ अपनी सहेली के नए रेस्टोरेंट पहुँचती हैं। अरे आओ आओ नीलिमा जी, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। ये देखिए, मेरे बेटे ने नया होटल शुरू किया है और आज उद्घाटन के मौके पर आप हमारा खाना खाएंगी।
इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी बहू है, बड़ी बहू राधिका और छोटी बहू नीलिमा। आओ बेटा तुम भी आओ। वैसे रेस्टोरेंट का इंटीरियर तो आपने बहुत ही अच्छा करवाया है। कोई नए ज़माने का इंटीरियर डिज़ाइनर लिया था क्या? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। आप तो इस उम्र में भी सब कुछ समझती हैं। मम्मी जी कुछ नहीं समझती, बस गूगल करके ना सारी चीज़ें देखती रहती है, वहीं से पता चल जाता है। मेरी बहू की ना मजाक करने की आदत है। कोई बात नहीं, अच्छा है ना, सास बहू के बीच मजाक चलता रहना चाहिए, माहौल हल्का रहता है। आइए आइए आप लोग खाना खाइए। वाह आंटी, खाना तो बहुत ही टेस्टी है, पूरा का पूरा इंडियन खाना है और मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है। राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है, इंडियन खाने की तो बात ही कुछ और है। आजकल तो सारे रेस्टोरेंट में वेस्टर्न खाना मिलता है। मुझे लगता है लोग तो पुराने खाने की तरफ ही लौट रहे हैं। मेरे बेटे का भी यही कहना है कि जो खाना हम त्योहारों पर अपने घर में बनाते हैं, अगर वही हम अपने रेस्टोरेंट में परोसना शुरू करें तो कुछ नया हो सकता है। वैसे सच बताओ, खाने का स्वाद कैसा है? आंटी खाना बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल वैसा जैसा हम दिवाली पर अपने घर बनाते हैं। क्या राधिका भाभी, आपकी बिना लोगों का दिल रखने की आदत नहीं गई? क्या मतलब? अरे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए आंटी जी, ये खीर जो आपने बनवाई है ये खराब दूध से बनी है क्या? अरे ऐसा क्यों कह रही हो बहू? आज तो हमारे होटल का उद्घाटन है, हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? और अपने कस्टमर को पहले ही दिन खराब खाना खिलाकर हमें अपना होटल बंद थोड़ी ना करना है। क्या हुआ अनन्या बहू, तुम्हें खीर अच्छी नहीं लगी क्या? अरे मम्मी जी, इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? इस खीर का स्वाद ना खट्टा है। अब जहाँ तक मुझे पता था खीर तो मीठी होती है, लेकिन लगता है आंटी जी ने कुछ नया ही फ्लेवर डलवा दिया है। नहीं नहीं बेटा, इतने लोगों ने खाना खाया है, वैसे बाकी किसी को तो खीर खट्टी नहीं लगी। अरे आंटी, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, अब ये खीर किसी और कस्टमर को मत परोसना, नहीं तो इसे खाकर कोई कस्टमर वापस नहीं आने वाला आपके होटल में। अरे चुप करो अनन्या, क्या कह रही हो तुम? खीर तो बिल्कुल ठीक है। अरे मम्मी जी, आप भी ना सब लोगों की सब चीज़ की तारीफ़ करती रहती हैं। अब देखिए, झूठी तारीफ़ करने से बेहतर होता है कि लोगों को सच्चाई बता दी जाए। अरे मैंने झूठी तारीफ नहीं की बहू, खीर वाकई में बहुत अच्छी है, और ख़राब दूध की बनी हुई तो बिल्कुल भी नहीं। अब जैसी आपकी मर्ज़ी। वैसे आंटी जी, ये खीर अब दूसरे कस्टमर को मत खिलाना, वरना पहले ही दिन आपका होटल बंद हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। इतना कहकर अनन्या वहाँ से चली जाती है। सब लोग उसका मुंह देखते रह जाते हैं। क्या हर चीज़ में मीन मेख निकालने की अनन्या की आदत बदलेगी, या ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से अनन्या को इस बात का एहसास हो जाएगा कि हर चीज़ में कमियां ढूंढना सही नहीं। नीलिमा जी की बहू अनन्या के सामने चाहे किसी भी चीज़ की तारीफ कर लो, वो हमेशा उसकी बुराई ही करती थी, क्योंकि उसके हिसाब से कोई चीज़ अच्छी होती ही नहीं थी, चाहे वो कोई खाने की चीज़ हो या पहनने का कोई कपड़ा। अनन्या की इस आदत की वजह से नीलिमा जी बहुत परेशान थी, लेकिन वो चाहकर भी अनन्या को कुछ समझा नहीं पा रही थी। कुछ दिनों के बाद अनन्या की जेठानी राधिका प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत खुश हूँ, अब मेरी राधिका बहू का एक छोटा सा बच्चा इस घर में आ जाएगा, और कुछ वक्त के बाद अनन्या का भी। क्यों अनन्या, तुम भी प्लान कर रही हो ना? वैसे मम्मी जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन घर में ना एक साथ दो दो बच्चे आ गए तो हम सब परेशान हो जाएंगे। पहले जेठानी जी के बच्चे को आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी। वैसे मम्मी, अनन्या ठीक कह रही है, पहले भाभी की डिलीवरी ठीक से हो जाए, उसके बाद हम अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। मम्मी जी, मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मेरे मायके से मेरी मम्मी ने कुछ लड्डू भेजे थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें वो लड्डू खाने चाहिए, वो तुम्हारी मम्मी का प्यार है। जब वो लड्डू ख़त्म हो जाए तो बताना, मैं भी तुम्हारे लिए लड्डू बनाऊंगी। वैसे भाभी, आपकी मम्मी को लड्डू भेजने की क्या ज़रूरत थी? आजकल तो लड्डू बाज़ार में मिल जाते हैं। बात तुम्हारी सही है अनन्या, लेकिन घर के बने लड्डुओं का जो स्वाद होता है ना, उसका तो कहना ही क्या। अब बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी, और राधिका की मम्मी तो बहुत ही अच्छे लड्डू बनाती है। मैं जब भी अपने ससुराल जाता हूँ ना, मुझे खूब लड्डू खाने को मिलते हैं। अरे वाह, क्या बात है, भाभी के मायके के लड्डू की तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो रही है। ज़रा मैं भी तो खा कर देखूँ। तुम रहने दो अनन्या, वो लड्डू भाभी की प्रेगनेंसी में खाने के लिए आए हैं। अरे देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, घर का कोई भी मेंबर वो लड्डू खा सकता है। वैसे माँ ने भी ना बहुत सारे लड्डू भेजे हैं, मैं कहाँ इतने खा पाऊँगी।
मैं आप लोगों के लिए अभी लेकर आती हूँ। राधिका सब लोगों के लिए प्लेट में लड्डू लेकर आती है। सब लड्डू खाने लगते हैं। मैं तो अपनी सासू माँ के हाथ के लड्डुओं का पहले ही दीवाना हूँ। भाई कमाल के स्वादिष्ट लड्डू बनाए। आप ठीक कहते हैं भैया, भाभी की माँ सच में बहुत अच्छे लड्डू बनाती है। अरे मैं तो पहले ही जानती थी। जब हम राधिका को देखने उनके घर गए थे ना, तब भी उन्होंने अपने हाथ से बनाए हुए लड्डू हमें खिलाए थे। हाँ मम्मी, मुझे भी अच्छी तरह से याद है। और मम्मी ने आपसे कहा था कि वो लड्डू मैंने बनाए हैं। राधिका की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। आप लोग लड्डू की इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब भाभी की माँ बूढ़ी हो गई है ना, उनके हाथों में वो स्वाद नहीं रहा। अरे लेकिन इस पे प्रॉब्लम क्या है? लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको नहीं लगता इस पे जो बादाम पड़े हैं उनका स्वाद कड़वा है, और किशमिश उस पर भी हल्की सी स्मेल आ रही है। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगे। खाने के बाद ना उल्टी जैसा मन हो रहा है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो अनन्या? अरे मम्मी जी, अब मैं तो हमेशा सच ही बोलती हूँ। भाभी आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तुम्हें लड्डू पसंद नहीं आए तो कोई नहीं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है और राधिका 9 महीने के बाद एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पोती इतनी सुंदर होगी। मम्मी, जब भाभी इतनी सुंदर है तो हमारे घर की बच्ची तो सुंदर होनी ही थी। तो सही कहता है रजत, मेरी पोती ना बिल्कुल मेरी बहू पर गई है। एकदम चांद का टुकड़ा है। थैंक यू मम्मी जी, इस बहाने आपने मेरी भी तारीफ कर दी। अरे मैं तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती हूँ बेटा। थैंक यू राधिका, मुझे इतनी सुंदर बेटी का पापा बनाने के लिए। वैसे मम्मी जी, आपको नहीं लगता इसकी नाक कुछ ज़्यादा ही चपटी है? अगर ऐसी ही नाक बनी रही ना तो आगे जाकर ये बिल्कुल अच्छी नहीं दिखेगी। अरे बहू, बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसके नए नक्श ऐसे ही दिखते हैं। धीरे धीरे बड़ी होगी तो देखना कैसे तीखे नए नक्श बनेंगे मेरी पोती के। मम्मी, ये तो दिल बहलाने वाली बात हुई ना। बुरा मत मानना राधिका भाभी, लेकिन मुझे ना इसके नए नक्श कुछ खास नहीं लग रहे हैं और रंग भी बहुत दबता हुआ है। देखो अनन्या, मैं जानती हूँ तुम कभी किसी चीज़ की तारीफ नहीं करती, लेकिन प्लीज़ ये मेरी बच्ची है, इसके बारे में ऐसा कुछ मत कहो। अरे भाभी, आप तो बुरा मान गई। मैंने तो बस सच्चाई कही थी। अनन्या बहू, कभी कुछ बातें सुनने और कहने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें बोलने से पहले थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अनन्या वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। राधिका की बेटी का फंक्शन होता है और घर में मेहमान आते हैं। अरे नीलिमा, बड़ी बहू तो बड़ी ही सुंदर है, और इसकी साड़ी तो देखो। इतनी सुंदर पोती को जन्म दिया है, इसीलिए मैं अपनी बहू के लिए खूबसूरत सी साड़ी लेकर आई थी। और दूसरी बहू कहाँ है? हमने तो उसे कभी देखा ही नहीं, ना ही कभी मिले हैं। आज पहली बार आए हैं ना। अरे वो रही वो जिसने नीले रंग की साड़ी पहनी है। उसे ज़रा इधर तो बुलाइए। नीलिमा अनन्या को अपने पास बुलाती है। अरे ये आपकी छोटी बहू है? कुछ भी कहिए, लेकिन आपकी राधिका बहू बहुत खूबसूरत है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी दोनों ही बहू दिखने में बहुत सुंदर है। मेरे लिए तो दोनों एक जैसी हैं। हाँ, बात आपकी सही है, लेकिन राधिका कितनी गोरी चिट्टी है, तीखे नैन नक्श वाली। उसकी तुलना में छोटी बहू बस ठीक ठाक ही है। मेरे बेटे रजत की पसंद है वो, तो मेरे लिए तो ये दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हुई ना। अब वो आप अपना मन बहलाने के लिए कह रही हैं बहन जी। जैसे कपड़े भी आपकी बड़ी बहू राधा ने ज़्यादा सुंदर पहने हैं। बुरा मत मानिएगा, हम तो जो सच कह रहे हैं वो कह देते हैं। अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। आप घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, आप कुछ गलत थोड़ी ना कहेंगी। अरे मम्मी जी, ये रिश्तेदार आपके सामने मेरी बुराई पे बुराई किए जा रहे। मेरे सामने खड़े होकर कह रहे कि मैं अच्छी नहीं दिखती, और आपने इन्हें कुछ कहा नहीं। ऐसी बात नहीं है बहू, मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी तरफदारी कर तो रही थी। लेकिन मम्मी जी, इनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। आखिर मुझ में कमी क्या है? हाँ, मैं मानती हूँ राधिका भाभी मुझसे ज़्यादा अच्छी दिखती हैं, लेकिन इनका इस तरह बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो अनन्या, ये बात तो हम भी तुम्हें बार बार समझाते थे जब तुम किसी भी चीज़ को लेकर उसके सामने उसकी बुराई करने लगती थी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इन रिश्तेदारों ने जो कुछ भी किया अच्छा किया, आपको मेरी इंसल्ट हुई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? ऐसी बात नहीं है अनन्या, उन लोगों ने जो कुछ भी कहा वो गलत था, लेकिन ज़रा सोच कर देखो,
तुम भी तो आज तक अपनी लाइफ में यही करती आई हो। यहाँ तक कि राधिका भाभी की बेटी के बारे में भी तुमने तीखे नैन नक्श वगैरह क्या क्या नहीं बोला था। हाँ, वैसे बात तो आपकी ठीक है। मेरी ना आदत पड़ गई थी, जब भी कोई मुझसे कुछ पूछता तो मैं उसे बुरा ही कहती थी। अब तुम्हें समझ में आया? हाँ रजत, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो। तुम ये बताओ, मैंने जो शर्ट पहनी है ये ठीक है ना? एक्चुअली मैं 2 शर्ट लेकर आया था और तुमसे पूछना भी चाह रहा था, लेकिन तुम काम में इतनी बिजी थी कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाया। रजत, मुझे तो ये शर्ट कुछ खास नहीं लगी। इसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं है और ये रंग तो बहुत ही गंदा लग रहा है। अनन्या की बात सुनकर रजत हंसने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अनन्या की आदत इतनी जल्दी तो नहीं बदलने वाली।